अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नॉवेल किरदार की चौथी किस्त सुनते हैं। हवेली के सबसे शानदार कमरे में मौजूद दोनों नफूस दो मुख्तलिफ इंतहाओं पर खड़े थे। माँ बानो के लिए ये क़यामत की घड़ियाँ थीं। 17 साल की उम्र में वो एक भयानक तरीन तजुर्बे से गुजरने जा रही थी। खौफ की शिद्दत ने उसे कुछ इस तरह मफलूज कर दिया था कि वो अपने दिफा के लिए ज़रा सी भी हरकत नहीं कर पा रही थी। अपने बच जाने के लिए उसके पास अगर कोई उम्मीद थी तो वो सिर्फ ये कि कोई बैरूनी इमदाद आ जाए। लेकिन चौधरी इफ्तिखार की इस राजधानी में कदम रखने की जुर्रत किसमें हो सकती थी। चौधरी शराब की तरंग और ताकत के नशे में बिल्कुल मदहोश था। उसकी समातें शोर को सुनने से आ रही थीं जो इसकी हवेली के किसी गोशे में से उठ रहा था। उसकी इस मदहोशी को दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक ने तोड़ा। चौधरी इस दखलंदाजी पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन माँ बानो को वो अब भी आज़ाद करने पर राजी नहीं था। माँ बानो जो बिल्कुल सुन पड़ चुकी थी, इस दस्तक को सुनकर चौंकी। उसके अंदर नए सिरे से तवानाई पैदा हुई कि वो चौधरी इफ्तिखार के खिलाफ मज़ाहमत कर सके। उसने अपना दायां हाथ पूरी कुव्वत से चौधरी के मुंह पर मारा। चौधरी ने जवाब में गाली देते हुए उसके हाथ को बुरी तरह मरोड़ा। माँ बानो तकलीफ की शिद्दत से तड़प उठी। इसी वक्त दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। दस्तक पहले से ज्यादा जोरदार और मुसलसल थी। इस वक्त किसकी मौत आई है जो मुझे परेशान करने चला आया है? चौधरी जो दस्तक और माँ बानो की मज़ाहमत की वजह से अच्छा खासा बदमज़ा हो चुका था, बुरी तरह धाड़ा और डोलता हुआ कमरे के दरवाजे की तरफ आ गया। चौधरी साहब बाहर आए, गजब हो गया है। बाहर से बड़ी चौधराइन की परेशान और खौफजदा आवाज़ सुनाई दी। बुढ़िया को चैन नहीं है, इस पहर भी तंग करने आ गई है। चौधरी इफ्तिखार बुलबुलाया और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने से पहले उसने अपना हुलिया भी जल्दी जल्दी ठीक कर लिया था। चौधरी साहब गजब हो गया है। हवेली के मेहमान खाने में एक कमरे में आग लग गई है। आग बड़ी जोरदार लगी है। नौकर इसे बुझाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अभी तक बुझा नहीं सके हैं। मुंशी ने मुझे कहलवाया है कि आपको इतला कर दूं। मेहमान बड़ा ही खास बंदा है। किसी मोती वाले के बेटे का नाम ले रहे थे पंछी। चौधराइन जानती थी कि चौधरी अपने आराम में इस तरह बेवक्त मुखल होने पर सख्त नाराज हो गया है। दरवाज़ा खुलते ही जल्दी जल्दी तफसील बताने लगी। कमरे का दरवाज़ा कुछ ऐसे रुख पर था कि वहाँ से चौधरी का बेड नज़र नहीं आता था। माँ बानो अभी तक इसी बेड पर थी, इसलिए चौधराइन को खबर भी नहीं हो सकी कि उसका शौहर अपने बंद कमरे में कौन सा खेल खेल रहा है। ये तो वाकई गजब हो गया है, मैं खुद चलकर देखता हूँ। बड़ी चौधराइन की दी हुई इत्तला ने चौधरी इफ्तिखार का सारा नशा हिरन कर दिया और वो घबराकर अपने कमरे से बाहर निकला। अपने कमरे में मौजूद माँ बानो की तरफ से उसका ध्यान मुकम्मल तौर पर हट चुका था। मोतीवाला से उसके बेहतरीन कारोबारी मरासिम थे। अगर इसके बेटे को हवेली में कुछ हो जाता तो चौधरी इफ्तिखार को बड़ी मुश्किल पड़ जाती। यूं भी माँ बानो का क्या था, इसे तो वो फिर किसी वक्त दोबारा हासिल कर सकता था। चौधरी और इसकी बीवी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू माँ बानो के कानों तक भी पहुंची थी। चौधरी के कमरे से बाहर निकलते ही वो फुर्ती से खड़ी हुई। चौधरी अपनी मुंहजोरी में उसके लिबास को तार तार कर चुका था। माँ बानो ने बिस्तर पर बिछी बड़ी सी चादर को घसीटकर अपने को लपेटा और कमरे से बाहर निकली। कमरे में धीमा धीमा सुनाई देने वाला शोर अब बहुत वाज़ेह सुनाई दे रहा था। माँ बानो ने चुपके से बैरूनी हिस्से का रुख किया। हवेली के मकीनों के रिहायशी हिस्से से कदरे हटकर बनाए गए मेहमान खाने में इस वक्त कोहराम सा मचा हुआ था। आग के शोले और धुआं दूर से भी नजर आ रहे थे। मुलाजमीन पानी की बाल्टियों और चारपाइयों की मदद से आग बुझाने की जिद्दोजहद कर रहे थे। मुतासरा कमरे के अलावा दूसरे कमरों में मौजूद मेहमान भी बाहर निकल चुके थे और हिरासा से खड़े कार्रवाई देख रहे थे। हमेशा उम्दा सूटों में मलबूस निक-सिक से बेनियाज रहने वाले इन मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने किरामी को इस वक्त अपने हुलियों का होश नहीं था। वो शबखाबी के आधे अधूरे कपड़ों में अपनी जान बचाने के ख्याल से अपने कमरों से निकल भागे थे कि कहीं एक कमरे में लगी हुई आग उनके कमरों तक भी रसाई हासिल न कर ले। इनकी ये तशवीश इतनी गलत भी नहीं थी।
براہ راست آگ کی زد میں موجود کمرے کے دائیں بائیں موجود دونوں کمرے بھی اب جزوی طور پر آگ سے متاثر ہونے لگے تھے۔ ماں بانو نے اس سارے منظر پر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور حویلی سے باہر کی راہ لی۔ لوگوں کے ہجوم میں اس نے چودھری افتخار عالم شاہ کو بھی دیکھا تھا، جو چیخ چیخ کر اپنے کارندوں کو آگ بجھانے کے سلسلے میں ہدایات دے رہا تھا۔ مہمان خانے میں لگی آگ کے مقابلے میں ماں بانو کے لیے چودھری افتخار کا وجود بڑا عفریت تھا۔ اگر حویلی میں یہ حادثہ پیش نہ آیا ہوتا تو چودھری افتخار ماں بانو کو برباد کر چکا ہوتا۔ ماں بانو کی بربادی حویلی کے اس مہمان خانے کی بربادی سے زیادہ بڑی بات ہوتی۔ حویلی کے مہمان خانے کو اس سے تباہی کے بعد دوبارہ سے استعمال کے قابل بنایا جا سکتا تھا۔ ماں بانو اگر برباد ہوتی تو اس نقصان کا ازالہ ممکن نہیں تھا۔ اپنے بچ جانے کی خوشی کو تو فی الحال ماں بانو پوری طرح محسوس نہیں کر سکتی تھی، لیکن بہرحال اسے اس بات کا احساس تھا کہ دست قدرت نے بالکل عین موقع پر اس کی مدد فرمائی ہے۔ وہ وحشت زدہ سی حویلی سے اپنے گھر کی طرف جانے والے ٹیڑھے میڑھے اونچے نیچے اور اندھیرے راستوں پر دوڑتی جا رہی تھی۔ یہ رات کا بالکل آخری پہر تھا۔ عام حالات میں وہ اس وقت گھر سے باہر قدم رکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب اسے اندھیرے اور راستے میں جگہ جگہ بھونکتے کتوں کا احساس بھی نہیں تھا۔ یہ دونوں چیزیں چودھری افتخار سے کم خطرناک تھیں۔ نوراں اور زہرا بستروں میں دبکی بے خبر سو رہی تھیں۔ تھکن اور سردی کے باعث ان کی نیند بہت گہری تھی، مگر دروازے پر ابھرنے والی دستک اتنی زوردار تھی کہ ان دونوں ہی کی آنکھ کھل گئی۔ حقیقتاً دستک دینے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں بلکہ دھڑدھڑایا تھا۔ تیرا ابا آ گیا ہے شاید، نورا نے زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے خیال ظاہر کیا اور بمشکل بستر سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ غیاث محمد کو بھی اور بہت سے مزاروں کی طرح اس عرس کے خاتمے کے بعد درگاہ کے کاموں کے لیے روک لیا گیا تھا۔ دن بھر موجود رہنے والے لوگوں کے جمع غفیر کی وجہ سے وہاں اچھا خاصا پھیلاوا ہو گیا تھا۔ وہاں ہونے والے اس پھیلاوے اور کوڑے کرکٹ کو رات بھر میں ہی سمیٹ کر درگاہ کو پہلی والی صاف ستھری حالت میں لانے کی ذمہ داری ان مزاروں کے سر تھی۔ برسوں سے یہی معمول تھا کہ عرس کے خاتمے کے بعد درگاہ کی صفائی کے لیے اگلے دن کا سورج نکلنے کا انتظار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ رات ہی میں کئی مزارے مل کر یہ کام انجام دے دیتے تھے۔ اگلے روز دور دراز کے گاؤں سے آنے والے ان معتقدین کی بھی روانگی ہو جاتی تھی، جو رات ہو جانے کے باعث فوری طور پر روانہ ہونے کے بجائے درگاہ کے احاطے میں ہی رک جاتے تھے۔ ان معتقدین کی روانگی کے بعد درگاہ کی ایک بار تفصیلی صفائی کی جاتی تھی، جس کے لیے مزاروں کی دوسری کھیپ کام کرتی تھی۔ دروازے بجنے کی آواز پر نورا نے یہی خیال کیا تھا کہ غیاث کام سے فارغ ہونے کے بعد واپس گھر آ گیا ہے، لیکن دروازہ کھولتے ہی اسے احساس ہوا غیاث نہیں ہے۔ وہ جو بھی تھا چادر میں لپٹا ایک ڈھیر کی صورت دروازے پر پڑا ہوا تھا۔ نورا نے جھک کر اس ڈھیر کا جائزہ لیا۔ اسے چادر میں سے ماں بانو کا چہرہ نظر آیا۔ ماں بانو بے ہوش نہیں تھی، لیکن نیچے گری کچھ اس انداز میں سانسیں لے رہی تھی جیسے اس میں ہلنے جلنے کی بھی سکت باقی نہ رہی ہو۔ زہرا، جلدی سے بھاگ کر ادھر آ۔ نورا نے پہلے تو خود ماں بانو کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اس کا جسم بالکل ڈھیلا پڑا ہوا تھا اس لیے اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی اور گھبرا کر زہرا کو آواز دی۔ زہرا ماں کی آواز میں موجود گھبراہٹ کو محسوس کر کے تیزی سے اٹھ کر آئی۔ ماں بانو کو اس وقت دروازے پہ گرے دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ چھیتی کر، ادھر آ کر اسے میرے ساتھ اٹھوا، نورا نے زہرا کو ٹوکا تو وہ آگے بڑھی اور نورا کے ساتھ مل کر اسے اٹھانے لگی۔ دونوں نے مل کر ماں بانو کو کمرے تک پہنچایا اور چرپائی پر لٹا دیا۔ دروازے سے بستر تک منتقلی کے اس عمل میں ماں بانو کے جسم پر لپٹی چادر گر گئی اور اس کا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا لباس عیاں ہو گیا۔ یہ کیا؟ نورا نے گھبرا کر ماں بانو کا جسم ٹٹولنا شروع کر دیا اور پھر کسی نقصان کو محسوس نہ کر کے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے اس کے جسم پر لحاف ڈال دیا۔ ماں بانو جو سردی اور خوف کے باعث کپ کپا رہی تھی، گرم بستر کی فرحت اور گھر کے تحفظ کا احساس ہونے پر کچھ مطمئن سی ہو کر غشی میں چلی گئی۔ نورا اور زہرا البتہ پریشان سی اس کے قریب ہی بیٹھی رہیں۔ ماں بانو حویلی میں تھی اور اب جس حال میں گھر واپس آئی تھی اس کا ذمہ دار حویلی سے وابستہ کوئی فرد ہی ہو سکتا تھا۔ وہ فرد کون تھا؟ اس کا جواب صرف ماں بانو ہی دے سکتی تھی، لیکن وہ اس وقت تقریباً بے ہوش تھی۔
इसी आलम में सुबह हो गई। नूरा की तवक्को के खिलाफ गयास मोहम्मद सुबह बहुत देर से घर वापस आया। इस दौरान जोहरा इलियास को नाश्ता करवाकर मस्जिद के लिए रवाना कर चुकी थी। इलियास को स्कूल में दाखिल करवाने के बजाय मस्जिद में मौलवी साहब के पास पढ़ने के लिए भेजा जाता था। गयास मोहम्मद के ख्याल के मुताबिक इलियास को भी इसकी तरह खेतों में हल चलाने और हवेली की खिदमत के काम सरअंजाम देने थे और इन कामों के लिए स्कूल की तालीम की कतई ज़रूरत नहीं थी। अलबत्ता मौलवी साहब के पास जाने का मामला अलग था। इलियास के वहाँ जाने से इन्हें इसकी और अपनी आखिरत संवरने की उम्मीद थी। फिर वहाँ जाने में चौधरी इफ्तिखार की नाराज़गी का भी कोई खदशा नहीं था। मौलवी साहब को चौधरी इफ्तिखार की हिमायत हासिल थी। स्कूल की मुखालफत भी वो बहुत खुलकर नहीं करता था, लेकिन इसके वो सरसरी से अक़वाल मज़ारों के कानों में पड़ते रहते थे, जिनका लुब्बे लुबाब यही था कि स्कूल की तालीम गाँव के इन बच्चों की दुनिया और आखिरत संवारने में कोई मदद नहीं दे सकती थी। खेतों में हल चलाने का काम वो बग़ैर तालीम के भी बख़ैर खूबी अंजाम दे सकते थे, जबकि आखिरत संवारने के लिए मौलवी साहब के पास जाना मुनासिब था। चुनांचे इलियास को स्कूल में दाखिल नहीं करवाया गया था। रात हवेली में बड़ा हंगामा रहा। जाने कैसे एक मेहमान के कमरे में आग लग गई। सुना है वो मेहमान शहर के एक बहुत बड़े आदमी का बेटा था। बेचारा आग में झुलसकर खाक हो गया। सुबह से पुलिस के बड़े बड़े अफसर हवेली पहुंचे हुए हैं। लड़के की लाश को लोगों ने शहर भिजवा दिया है। चौधरी साहब बड़े परेशान और गुस्से में हैं। मैं तो खैर दूसरे लोगों के साथ दरगाह पर ही था, लेकिन हवेली से खबर लेकर आने वाले ने बताया कि मेहमान खाने के 3-4 कमरे जल गए हैं। हालांकि बेचारे मुलाजमों ने बड़ी कोशिश की थी कि आग बुझ जाए। वो तो खुद इस कोशिश में अच्छे खासे जल गए हैं, लेकिन फिर भी अच्छा खासा नुकसान हो गया है। सबसे बड़ी बात, बंदा जान से चला गया है। चौधरी साहब का परेशान होना तो बनता है कि इनकी हवेली में इनका मेहमान जान से गुजर गया। गयास ने घर आते ही नूरा को हवेली में होने वाले हादसे के बारे में खबर दी। पर आग लगी कैसे? नूरा ने हैरत से सवाल किया। मुझे क्या मालूम, पुलिस वाले आए हुए हैं, वही छानबीन करके कुछ बताएंगे। अभी तो तू बस जल्दी कर, मुझे जल्दी से नाश्ता पानी दे। रात भी मिन्नत मांगने के चक्कर में मैं लंगर से अपना हिस्सा नहीं ले सका था। अब भी बड़ी मुश्किलों से नज़र बचाकर वहाँ से निकला हूँ कि पेट की आग बुझाकर दोबारा इधर आ जाऊँ। आज तो सारा दिन उधर ही खिदमत में रहना पड़ेगा, वरना चौधरी साहब का गुस्सा तो किसी पर भी निकल सकता है। पिछले पूरे दिन की थकन और रात की जगार ने गयास का हाल भी बुरा कर रखा था, लेकिन इन नाजुक लम्हात में वो घर बैठकर आराम की गलती नहीं कर सकता था। नूरा ने जल्दी जल्दी उसे नाश्ता बनाकर दिया और उसके घर से निकलने से पहले जोहरा को माँ बानो के मुतालिक चंद हिदायत देकर खुद भी हवेली के लिए रवाना हो गई। इसे आज मामूल से बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और वो डर रही थी कि कहीं उसे इस देर का खमियाजा ना भुगतना पड़े, लेकिन हवेली की सारी करता धरता खवातीन खुद इतनी शदीद परेशानी में थी कि इन्हें नूरा के देर से आने की खबर भी ना हो सकी। नूरा खामोशी से अपने हिस्से का काम निपटाकर वापस घर आ गई। माँ बानो अभी तक बिस्तर पर ही थी, अलबत्ता जोहरा ने उसका लिबास तब्दील करवा दिया था। माँ बानो का पूरा जिस्म बुखार से जल रहा था। नूरा जोहरा को ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने की हिदायत करके खुद हकीम से दवा लेने चली गई। दवा लाकर उसने माँ बानो को खिलाई। ठंडे पानी की पट्टियों और दवा के असर से माँ बानो के बुखार की शिद्दत कम हो गई। अगला दिन इतवार था। माँ बानो तयशुदा मुआहदे के तहत सफदर अली अलसुबह उसे वापस ले जाने के लिए गांव पहुंच गया। माँ बानो की उतरी हुई शक्ल देखकर इसे सख्त तशवीश हुई। नूरा ने माँ बानो की बीमारी का बहाना बनाकर सफदर को मुतमईन करने की कोशिश की। माँ बानो अलबत्ता खामोश रही और इसी खामोशी के आलम में सफदर के साथ फैसलाबाद जाने के लिए रवाना हो गई। नूरा को मौका ही नहीं मिल सका कि वो माँ बानो से उसके साथ बीते हुए हादसे के बारे में तफसीलात पूछ सके। एक्सपर्ट्स ने हादसे से मुतालिक अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी है। इनकी राय के मुताबिक आग लगना एक इत्तफाकी हादसा था जो मरने वाले की अपनी गफलत से पेश आया। हादसे से पहले उसने शराब नोशी करते हुए शायद कुछ शराब अपने बिस्तर पर भी गिरा दी थी। फिर मदहोशी के आलम में उसने सिगरेट का टोटा या जलती हुई दिया सलाई भी बिस्तर पर ही फेंक दी। नतीजतन आग भड़क उठी। इस आग ने तेजी से बिस्तर से कारपेट और पर्दों तक का सफर तय कर लिया। तहकीकाती टीम की इस राय को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी तकवीयत मिल रही है।
मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक लड़के ने बेतहाशा शराब पी रखी थी। इसके मैदे में अल्कोहल की बड़ी मिकदार मौजूद थी। इसके अलावा एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि लड़के ने शराब के साथ साथ चर्स का भी इस्तेमाल किया था। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो शख्स जो बैक वक्त शराब और चर्स के नशे में मदहोश हो, ज़हनी तौर पर किस हाल में होगा। ऐसे शख्स के साथ किसी हादसे का पेश आ जाना कतई मंतकी सी बात है। चौधरी इफ्तिखार आलम शाह के वसी ड्राइंग रूम में बैठा शहरयार इसे हादसे के बारे में माहिरीन की राय से आगाह कर रहा था, जबकि चौधरी के चेहरे पर पिछले 3 दिन से छाया तनाव अब भी मौजूद था। शहरयार की फराहम करदा मालूमात को सुनकर उसके नथने फड़कने लगे और वो गुस्से से बोला, करतूत तो देखो लड़के के, कमबख्त आदि नशेबाज था और मोतीवाला मुझसे यूं उखड़ा हुआ है जैसे कि मैंने उसके पुत्र की जान ली हो। ठीक है, मुझे भी हादसे का अफसोस है। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि उसका पुत्र मेरी हवेली में अपनी जान से गया, लेकिन इसकी जान जाने में मेरी तो कोई गलती नहीं थी। मेरे नौकरों ने अपनी जान पर खेलकर आग बुझाई। मैंने खुद फ़ोन करके शहर से फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया, लेकिन लड़के की मौत आ गई थी तो उसे कौन बचा सकता था। किसी के मरने जीने पर तो मेरा इख्तियार नहीं है। मैंने कोशिश की कि मोतीवाला का गम बांट सकूं। मैं खुद मैयत के साथ उसके घर गया, अफसोस भी किया कि मेरी हवेली में उसके पुत्र को ऐसा जानलेवा हादसा पेश आ गया, लेकिन उसने मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं की। फिर मैंने लड़के के सोयम पर अपनी तरफ से खाने की देगें बनाकर भेजी तो उसने वो भी वापस करा दी। इतना शानदार खाना, लाख से ऊपर खर्च किया था मैंने इस पर, सारा का सारा यतीम खानों में भिजवाना पड़ा। चौधरी इफ्तिखार को अपनी रकम ज़ाया होने का शदीद दुख था। वो रकम जो उसने अपने कारोबारी मरासिम को मजबूत बनाए रखने के लिए मोतीवाला के बेटे के सोयम पर खर्च की थी, यतीम खाने में लग गई थी। तो ये इस जैसी जहनियत रखने वाले बंदे के हिसाब से तो अच्छा खासा नुकसान था। मोतीवाला उसका बिजनेस पार्टनर था। वो इसके भिजवाए हुए खाने को बेटे के सोयम में आए हुए लोगों को खिलाता तो चौधरी को तसल्ली हो जाती कि मोतीवाला से इस हादसे के बाद भी उसके मरासिम बिगड़े नहीं हैं। दूसरे सोयम में आने वाले मोअज़्ज़िज़ीन को भी जब ये इल्म होता कि सोयम का इतना शानदार खाना चौधरी इफ्तिखार की तरफ से आया है तो इसकी दरिया दिली से मुतासिर होते, लेकिन मोतीवाला के टेढ़ेपन की वजह से खाना पहुंच गया था यतीम खाने। अब यतीम खाने में मौजूद भूखे नंगे बच्चों के इस दावत शिराज से फ़ायदा उठाने से चौधरी इफ्तिखार को क्या मिल सकता था। वो बेचारे बच्चे इस खाने को खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा चौधरी इफ्तिखार को दुआएं ही दे सकते थे, और इनकी दुआओं की इंतहा यही होती कि अल्लाह ताला बाद अज़ मौत चौधरी इफ्तिखार को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो भला चौधरी को जन्नत की क्या आरज़ू होगी, वो तो दुनिया में भी जन्नत में ही रह रहा था। जाने दें चौधरी साहब, आपने जो अपना फ़र्ज समझा वो अदा कर दिया। अब मोतीवाला पर है कि वो हक़ाइक़ को कबूल करता है या नहीं। मेरे ख्याल में तो अभी इसे इस सदमे से निकलकर हक़ाइक़ का तज़किया करने में कुछ वक्त लगेगा। आखिर इसका अकलौता बेटा मरा है। वो अपने इस गम की वजह से तकरीबन पागल हो रहा है। गम में इसे सुझाई नहीं दे रहा कि किस किस को इस हादसे का ज़िम्मेदार ठहराए। मुझसे भी और मामू जान से भी काफ़ी शिकवे शिकायत कर रहा था। अब वो बेचारा जिस कैफियत में था, हम इससे ये तो नहीं कह सकते थे कि जनाब आपका बेटा खुद अपनी मौत का जिम्मेदार है। अगर नशे ने इसकी मत न मारी होती तो वो इस हादसे का शिकारी क्यों होता। ना ही हम इससे ये कह सकते हैं कि आपने अकलौते बेटे को दुनिया जहान की आसाइशें फराहम करके इसे अय्याशी करने के लिए बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया था। ठीक है, अकलौता बेटा था, आदमी का बस नहीं चलता कि अकलौती औलाद के लिए क्या कुछ कर डाले, मगर औलाद पर चेक तो रखना चाहिए ना। वो जिस लत में मुब्तला था उसका अंजाम तो किसी न किसी हादसे की शक्ल में ही सामने आना था। वो यहाँ हवेली में लगने वाली आग से नहीं मरता तो शहर में किसी ज़्यादा रश वाली सड़क पर एक्सीडेंट से मर जाता। मगर जाहिर है मैं और मामू जान मोतीवाला से इसके दुख पर ताज़ियत करने गए थे। हम इससे ये सब कुछ नहीं कह सकते थे, चुनाचे सिर्फ अफसोस करके वापस आ गए। शहरयार चौधरी इफ्तिखार के अंदाज़े फ़िक्र को अच्छी तरह समझता था, मगर इस पर कुछ भी जाहिर किए बगैर इस अंदाज में बात करने लगा जैसे वो खुद चौधरी इफ्तिखार का हिमायती हो। वैसे उसने मोतीवाला के बेटे के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया था वो बिल्कुल हकीकी थे। असल बात यह है ऐसी साहब कि ये मोतीवाला जैसे नो दौलतिये पैसा कमाना तो जानते हैं, लेकिन इनमें और इनकी औलादों में इतना ज़र्फ नहीं होता कि इस पैसे को सहार सकें। वरना पुत्र तो मेरा भी अकलौता ही है। हमने इसके लाड भी बहुत उठाए हैं, लेकिन बिगड़ने नहीं दिया। आज देखें
अमेरिका में बैठा हुआ है। तालीम का बड़ा शौक है इसे, इस शौक की वजह से वापस यहाँ नहीं आता, मगर फर्माबरदार इतना है कि मैंने कहा पुत्र ब्याह अपने खानदान में ही करना है तो उसने मेरे हुक्म पर जरा सी भी चूं चरा नहीं की और यहाँ आकर खानदान की लड़की ब्याह कर साथ ले गया। एक बार नहीं कहा कि अब्बा जी मैं अमेरिका का पढ़ा लिखा बंदा गांव की अनपढ़ लड़की के साथ कैसे गुजारा करूँगा। और तो और अगर वो चाहता तो मेरी बात रखने को सिर्फ ब्याह कर लेता और बोटी को यहीं छोड़कर खुद अमेरिका में अपनी पसंद की लड़की से ब्याह कर लेता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बीवी अपने मयार और मिजाज से अलग है, फिर भी इसे पूरी इज्जत से अपने साथ रखा हुआ है। बच्चे इसके वहाँ अमेरिका के अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ से खर्चा पानी भेजता रहता हूँ, लेकिन खुद भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा। वहाँ की एक बहुत बड़ी फर्म में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। तो बात यह है ऐसी साहब के ख़ानदानी लोग अलग ही पता चलते हैं। ये मोतीवाला हैं दौलतिये, नौ दौलतिये तो अपनी औलादों का हशर ख़राब ही करते हैं। मोतीवाला की हैसियत ही क्या थी, छोटी सी फर्नीचर की दुकान पर बैठा हुआ था। मैंने हाथ थामा तो शहर में ये बड़े बड़े शोरूम खोल डाले। अब इसके कारखाने में इतना काम होता है कि आए दिन नए कारीगर भर्ती करना पड़ते हैं, लेकिन ये सब मेरी वजह से ही है ना। मुझे अकड़ उठाते हुए ये नहीं सोच रहा कि मैं हाथ खींच लूँ तो सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। मैं फ़िलहाल इससे बर्दाश्त से काम ले रहा हूँ कि जवान पुत्र गया है बेचारे का, थोड़ा इसे संभलने का मौका दे दूँ। दिमाग ठिकाने पर आएगा तो इसे खुद अपने सलूक का एहसास होगा। अगर एहसास नहीं हुआ तो मैं खुद इसका दिमाग ठिकाने पर ले आऊँगा। मुझसे अड़ी लगाकर वो अपने कारोबार को चला नहीं सकेगा। चौधरी इफ्तिखार के अंदाज में जहाँ अपने ख़ानदानी होने का गुरूर और बेटे की काबिलियत तो फर्माबरदारी का फ़ख्र था, वहाँ इस फिरौनियत का भी इजहार था कि जिसने मेरे सामने सर न झुकाया मैं उसे नेस्त नाबूद कर डालूँगा। आप फिक्र न करें चौधरी साहब, मैं खुद बीच में पड़कर इस मामले को सेटल करने की कोशिश करूँगा। असल में मोतीवाला को आपसे शिकायत इस वजह से भी है कि इसके ख्याल में आपने अपने इलाके का हुक्मरान होने के बावजूद यहाँ तरक्की के काम बहुत कम किए हैं। अगर आप कोशिश करते तो यहाँ कोई फायर स्टेशन ना सही मगर पक्की सड़कें तो होती कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बर वक्त यहाँ पहुँचकर आग बुझाने का काम कर सकती। एक तो आग लगने के बहुत देर बाद आपका फ़ोन गया, फिर जो 2 गाड़ियाँ आग बुझाने के लिए आईं इनमें से भी एक कच्चे में फंसकर नाकारा हो गई। शहरियार बज़ाहिर दोस्त और हमदर्द बनकर चौधरी इफ्तिखार को रगड़ने की पॉलिसी पर अमल पैरा था। उसने मोतीवाला के नाम से चौधरी इफ्तिखार को जता दिया था कि वो अपने इलाके का हुक्मरान और सियासी नुमाइंदा होने के बावजूद कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर पा रहा और इसका इलाका नहायत गैर तरक्की याफ्ता है। मगर चौधरी इफ्तिखार भी कोई इतनी आसानी से रगड़ाई में आने वाला बंदा नहीं था। अपनी कोताही को कतई नज़रअंदाज करते हुए गुस्से से बोला, फजूल बकवास करता है साला। अगर फायर ब्रिगेड वाले जल्दी पहुंच जाते तो उसका पुत्र तो किसी हाल में भी नहीं बच सकता था। वो तो बिस्तर के साथ पहले ही जलकर भस्म हो गया होगा। नौकरों को तो बहुत बाद में आग लगने का मालूम हुआ। अगर देर होने से किसी का नुकसान हुआ है तो वो मैं हूँ। मेरा मेहमान खाना इस मरदूत नशेबाज की बेएहतियाती की वजह से बर्बाद होकर रह गया। मेरे मेहमान अलग बेआराम और खौफजदा हुए। मेरे अपने 2 बंदे अच्छे खासे जल गए आग बुझाने के चक्कर में, लेकिन मेरे इन सारे नुकसानात को नज़रअंदाज करके वो मोतीवाला सिर्फ अपने पुत्र को रोए जा रहा है। मुझे तो चाहिए कि मोतीवाला पर हर जाने का दावा करूं कि उसके पुत्र की वजह से मेरा नुकसान हुआ है, वो पूरा करे। लाखों रुपए लगे थे मेहमान खाने पर, आग में सब कुछ जलकर भस्म हो गया। जो इतना माली नुकसान है वो कौन पूरा करेगा। अब नए सिरे से वहाँ पर काम करवाना पड़ेगा। हवेली में तो आए दिन मेहमान आते रहते हैं। मेहमान खाना तो मुझे फौरी तौर पर दुरुस्त करवाना पड़ेगा। ठेकेदार से मेरी बात भी हो गई है, लेकिन काम इसलिए शुरू नहीं करवाया कि पुलिस वाले पहले अपनी कार्रवाई पूरी करके क्लियरेंस दे दें। मुझे अंदाज़ा है चौधरी साहब कि आपका ठीक ठाक नुकसान हुआ है। मैंने खुद एसपी साहब के साथ आपके मेहमान खाने का जायज़ा लिया है, मगर देखें सामने वाले के पास आपकी कुछ कमज़ोरियां हैं ना, जिनको दलील बनाकर वो आप पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। आप कोशिश करें कि इन छोटे मोटे मसाइल को हल कर दें ताकि लोगों के पास आप पर उंगलियां उठाने की गुंजाइश ही ना रहे। अब तो वैसे भी मीडिया ने अच्छी खासी तरक्की कर ली है,
पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सिर्फ पीटीवी का राज था, अब नए नए चैनल खुल गए हैं। आने वाले 2-4 सालों में ये चैनल्स मुल्क में तूफान बर्पा कर देंगे। 24 घंटे की नशियात जारी रखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना। जब इन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो इस तरह के इश्यूज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करेंगे। मीडिया के इस तूफान की जद में आने से पहले कुछ पेशबंदियां कर ली जाएं तो बेहतर होगा। हम सरकारी मुलाजमों का क्या है, आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल किसी दूसरे इलाके में होंगे, लेकिन आपको तो अपने इलाके में ही रहना बसना है। इससे कबल के आप पर मीडिया का हमला हो, मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर लें। शहरियार ने लियाकत राना के मशवरों पर काफ़ी गौर किया था, चुनाचे अब वो हिकमत अमली से काम लेते हुए चौधरी इफ्तिखार से बराह रास्त मुतसादम होने के बजाय दोस्त बनकर इसे खौफजदा करने और अपनी राह पर लाने की कोशिश कर रहा था। आपकी बात गलत नहीं है, मैं खुद भी ये सारी बातें महसूस कर रहा हूँ। फिलहाल तो मेरे इलाके में मीडिया का इतना असर नहीं है, अक्सर लोग अनपढ़ हैं, इसलिए अखबार वगैरह बहुत कम आता है। टीवी भी फिलहाल इक्का दुक्का घरों में ही है और इस पर भी अभी सिर्फ पीटीवी की नशियात ही दिखाई जा सकती हैं। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि अगले चंद सालों में ये बोलने वाला तस्वीरी डब्बा सबके घरों में पहुंच जाएगा और अनपढ़ मज़ारों के दिमाग ख़राब हो जाएंगे। मगर बहरहाल अभी तो वह वक्त दूर है, जब आएगा तो फिर मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लूँगा। आपके खुलूस और मशवरे के लिए अलबत्ता बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी इफ्तिखार ने जिस तरह शहरियार से इत्तेफाक करते हुए गुफ्तगू शुरू की थी, शहरियार खुश हो गया था कि वो चौधरी को कायल करने में कामयाब हो गया है। लेकिन चौधरी तो एक बार फिर चिकनी मछली की तरह हाथ से फिसल गया था। ठीक है चौधरी साहब, जो आप मुनासिब समझें, मेरा काम तो आपको मशवरा देना ही था। आप बहरहाल मुझसे ज़्यादा तजुर्बे और सूझबूझ रखते हैं। अब जो भी फैसला करेंगे वो बेहतर ही होगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, काफ़ी देर हो गई मुझे यहाँ आए हुए। कई दूसरे काम भी मेरे तवज्जो के इंतज़ार में हैं, मुझे इन्हें देखना है। अपनी इतनी लंबी मीटिंग के बाद भी चौधरी इफ्तिखार को राह पर न आते देखकर शहरियार ने मीटिंग को ख़त्म कर देना ही मुनासिब समझा। वैसे वो इस मामले में कतई नाउम्मीद नहीं था। चौधरी को कायल करने के लिए इसके पास कुछ और तरीके भी मौजूद थे। वक्त आने पर वो अपनी चाल चलकर चौधरी को किसी हद तक तो सुधार ही सकता था। आज मेरी चौधरी इफ्तिखार आलम शाह से मुलाकात हुई थी। मोतीवाला के बेटे की मौत पर बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे। शायद कारोबारी नुकसान का खदशा है इन्हें। मोतीवाला अपने बेटे की मौत पर इनसे सख्त नाराज़ है। लगता है कि चौधरी इफ्तिखार और इसके दरमियान पार्टनरशिप मज़ीद चल नहीं सकेगी। शहरियार ने मुलाकात के लिए आए हुए एसपी के सामने अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरे ख्याल में मोतीवाला पार्टनरशिप ख़त्म करके अपने ही हक में बुरा करेगा। चौधरी इफ्तिखार को तो कोई मसला ही नहीं है, इनके पास बेतहाशा दौलत है। एक जगह से मामला ख़राब हुआ तो वो दूसरी जगह से इन्वेस्टमेंट कर देंगे। वो डिस्टर्ब ज़रूर सिर्फ इसलिए हैं कि मोतीवाले के बेटे की मौत इनकी हवेली में हुई है। चौधरी का जो बैकग्राउंड है, इसमें मेहमानों को बहुत अहमियत दी जाती है। ये लोग मेहमानों की जानो माल की हिफाजत करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अब जो लड़के की इनकी हवेली में मौत हो गई है तो इन्हें लगता है कि इनकी साख इस हादसे से मुतासिर हुई है। मोतीवाला के नखरे भी वो अपनी इसी रवायत की पासदारी की वजह से उठा रहे हैं, वरना इसके वावेला करने या चौधरी इफ्तिखार पर इल्ज़ाम धरने से चौधरी इफ्तिखार का कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं। मैंने तो मोतीवाला के बेटे के बारे में मुकम्मल मालूमात करवाई हैं। लड़का बेहद बिगड़ा हुआ और बुरी सोबत का शिकार था। शराब और चेस के नशे में मुब्तला होने की तस्दीक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी हुई है। मालूमात करने से ये भी मालूम हुआ है कि साहबजादे तालीम के मैदान में भी सख्त नाकामी का शिकार थे। मोतीवाला पैसे के जोर पर अपने बेटे को ज़बरदस्ती आगे बढ़ा रहा था। लड़के की रेड लाइट एरिया में भी मुस्तकिल आमदोरफ्त थी। मोतीवाला अगर चौधरी इफ्तिखार के खिलाफ ज़बान खोलेगा तो इसके और इसके बेटे के भी सारे कच्चे छट्टे खुल जाएंगे। अभी तो सबने इसलिए खामोशी इख्तियार कर रखी है कि बेचारा मोतीवाला सदमे का शिकार है, अभी इसे छोड़ दो। एसपी के अंदाज़े गुफ्तगू से साफ जाहिर हो रहा था कि वो चौधरी इफ्तिखार के हक में है। आपकी बात में वज़न है। वैसे मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने इस केस पर बड़ी तेज़ी और चाबकदस्ती से काम किया, वरना लोग पुलिस के महकमे से हमेशा यही शिकायत करते हैं कि यहाँ काम या तो होता नहीं या बहुत सुस्त रवि से होता है।
शहरियार ने तारीफ की आड़ में एसपी की खिंचाई की। ऐसी कोई बात नहीं है सर, मेरा स्टाफ बहुत मेहनती और दयानतदार है और आप ये मत समझिएगा कि कारकर्दगी का ये मुजाहरा दो बड़ी शख्सियात के इन्वॉल्व होने की वजह से किया गया है। इस वक्त मेरी आमद का मकसद आपको एक दूसरे केस के सिलसिले में ब्रीफ करना था। अभी कुछ दिन कबल आपने अपनी निगरानी में दीन मोहम्मद नाम के एक शख्स की रिपोर्ट लिखवाई थी। इस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो आपके पास आने से पहले थाने गया था, लेकिन थानेदार ने रिश्वत तलब की और ना देने पर रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। बेचारे थानेदार ने उस वक्त भी आपके सामने अपनी सफाई पेश की थी, लेकिन इसे खदशा है कि आपने इसकी पेश गई सफाई को तस्लीम नहीं किया था। बहरहाल आपके हुक्म के मुताबिक उसने मामले की तहकीक करके रिपोर्ट भिजवा दी है। आप ज़ाती तौर पर इस केस में दिलचस्पी ले रहे थे, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि ये रिपोर्ट खुद आप तक पहुंचा दूं। एसपी ने एक बंद लिफाफा शहरियार के सामने रखा। शहरियार लिफाफा खोलकर इसमें मौजूद रिपोर्ट पढ़ने लगा। इस रिपोर्ट के मुंदरजात के मुताबिक दरख्वास्त गुजार दीन मोहम्मद का बयान कतई झूठ पर मबनी था। इस रात उसके घर पर कोई डाका नहीं पड़ा था और ना ही इसकी बेटी अगवा की गई थी। दीन मोहम्मद ने बेटी के अगवा होने की सिर्फ कहानी बनाई थी ताकि गांव वालों के सामने बेटी के शादी से पहले अचानक गायब हो जाने का बहाना बना सके। हकीकत में उसकी बेटी अपने माँ बाप के तय करदा रिश्ते से खुश नहीं थी और इस जगह शादी नहीं करना चाहती थी। लड़की के किसी दूसरे गांव के लड़के से मरासिम थे। लड़का चूंकि दीन मोहम्मद की ज़ात बिरादरी का नहीं था, इसलिए दीन मोहम्मद इस लड़के से बेटी का रिश्ता करने पर तैयार नहीं था। लड़की के रंग ढंग देखकर उसने ज़बरदस्ती अपने चचाजाद भाई के बेटे से उसका रिश्ता कर दिया, लेकिन शादी होने से पहले ही लड़की उसे जुल दे गई। उसने अपने आशना लड़के को घर बुलाया। लड़के के साथ उसके दो दोस्त भी थे। इन लोगों ने मिलकर लड़की के भाइयों को एक कमरे में बंद किया और दीन मोहम्मद और उसकी बीवी के सामने जहेज के सामान और रुपयों समेत लड़की को लेकर फरार हो गए। बाद में दीन मोहम्मद और उसकी बीवी ने वावेला मचाया कि इनके घर डाकू घुस आए थे और लड़की समेत सब कुछ लूट कर ले गए, मगर इस बयान में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। खुद दरख्वास्त गुजार दीन मोहम्मद का किरदार माजी में काफ़ी मशकूक रहा है। दीन मोहम्मद की मौजूदा बीवी इसकी दूसरी बीवी है, जो पहली बीवी की हकीकी बहन है। 20-22 साल पहले उसकी दूसरी बीवी, जो कि उस वक्त उसकी साली थी, अपने माँ बाप की वफात के बाद अकेली रह जाने के बायस अपनी बड़ी बहन के घर रहने आ गई थी। दीन मोहम्मद और उसकी बहन की शादी को कई साल गुजर जाने के बावजूद इनके घर औलाद नहीं थी। दीन मोहम्मद जो औलाद ना होने की वजह से बीवी से अच्छा खासा बेजार हो चुका था, जवानुल उम्र साली को देखकर फिसल गया। उसने जाते हुए अपनी बीवी को क्या खिलाया क्या पिलाया कि अच्छी खासी हट्टी कट्टी सेहतमंद औरत चंद महीनों में ही चटपट हो गई। दीन मोहम्मद ने अपनी और अपनी साली की तन्हाई का बहाना करके फौरन ही इससे निकाह कर लिया। अब वो अपने से कई बरस छोटी बीवी के साथ मज़े से रहता है। इसके बच्चे भी हैं, लेकिन जाहिर है बच्चों में बाप की खसलत तो आनी ही थी। चुनाचे बेटी ने बाप के नशे कदम पर चलते हुए मकसद बरारी के लिए धोखाधड़ी से काम लिया और सब कुछ समेटकर अपने आशना के साथ भाग गई। अब दीन मोहम्मद हक़ाइक़ पर पर्दा डालने के लिए झूठी कहानी बना रहा है। रिपोर्ट में टू दी पॉइंट बात करने के बजाय ज़ाती ख़यालात और तजज़िये भी पेश किए गए थे, जिसकी वजह से वो कुछ अजीब सी लग रही थी। शहरियार ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद इसे वापस लिफाफे में रखा और एसपी की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये तो बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकिशाफात हैं। मैं खुद दीन मोहम्मद के साथ उसके गांव गया था। गांव के दीगर लोगों ने भी तस्दीक की थी कि दीन मोहम्मद के घर डाका पड़ा है, लेकिन अब ये रिपोर्ट तो इनकी सारी बातों की नफ़ी कर रही है। आप गांव वालों की सादा लोही को नहीं जानते सर। असल में वो बेचारे तो दीन मोहम्मद के बयान पर यकीन करके बैठे हुए थे। इनमें से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दीन मोहम्मद इनसे झूठ बोल रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, इनमें से किसी ने भी आपसे ये नहीं कहा होगा कि उसने डाकुओं को देखा था या इनकी आवाज़ें सुनी थीं। वो सब तो दीन मोहम्मद और इसकी बीवी के शोर मचाने पर उसके घर पहुँचे थे और जो कुछ उन्होंने कहा उस पर यकीन भी कर लिया था। एसपी की दी हुई दलील में जान थी। वाकई दीन मोहम्मद के पड़ोसियों में से किसी ने भी डाकुओं को देखने का दावा नहीं किया था। दीन मोहम्मद के अपने किरदार के बारे में जिन शुकूक का इजहार किया गया था वो भी गलत महसूस नहीं हो रहे थे। दीन मोहम्मद की बीवी वाकई से उम्र में काफ़ी छोटी थी। शहरियार को खुद भी दीन मोहम्मद के बच्चों की उम्रें देखकर थोड़ा सा ताज्जुब हुआ था।
दीन मोहम्मद उम्र के जिस हिस्से में था, इस एतबार से इसके बच्चे काफ़ी छोटे थे, लेकिन अब बाप और बच्चों की उम्र में इस कदर तफावत की वजह समझ आ रही थी। मैं तो खुद गांव के लोगों की सादलोही पर बहुत यकीन रखता हूँ तारड़ साहब। मुझे नहीं मालूम था कि मर्द तो मर्द, यहाँ की कम उम्र लड़कियां भी इतनी चालबाजी से काम ले सकती हैं कि सगे माँ बाप को ही लूट लें। शहरयार के लहजे में हैरत और अफसोस दोनों शामिल थे। आज के दौर में हर जगह सब कुछ हो रहा है। दीन मोहम्मद की बेटी तो सिर्फ रुपए और जेवर वगैरह लेकर फरार हुई है, लेकिन लाहौर और कराची के अखबारों में कई बार आपने ऐसी खबरें भी पढ़ी होंगी जिनके मुताबिक लड़कियां अपने आशनाओं के साथ मिलकर माँ बाप समेत पूरे घराने को हलाक करने के बाद मालो दौलत समेट कर फरार हो गईं। तो बात यह है जनाब कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। पुलिस की इस नौकरी में रहते हुए मैंने जितने अनोखे वाकयात देखे हैं, इसके बाद कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। इन देही इलाकों में तो इस तरह के जुराइम की शरह काफ़ी ज़्यादा है। बस ये है कि मीडिया की पहुंच ना हो जाने के बाइस इन मामलात की रिपोर्टिंग नहीं होती। बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं जो पुलिस के इल्म में ही नहीं लाए जाते और पंचायत फैसला कर देती है। शहरयार की हैरत के जवाब में एसपी ने दलाइल दिए। शहरयार इन दलाइल को रद्द नहीं कर सकता था। वो जानता था कि एसपी मौसम तारड़ ओहदे के एतबार से भले इससे नीचे था, लेकिन इसकी उम्र और मुलाजमत बहुत ज़्यादा थी। मगर अभी इसके शकूक व शुबात पूरी तरह दूर नहीं हुए थे। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ तारड़ साहब, लेकिन मेरे जहन में एक ख्याल ये आ रहा है कि दीन मोहम्मद ने डाकुओं वाली कहानी क्यों बनाई। इस इलाके में डाकू अपनी सरगर्मियां दिखाते रहते होंगे। जब ही तो दीन मोहम्मद के जहन में ख्याल आया कि अपने साथ पेश आने वाले वाक़ये को डाकुओं के साथ नथी कर दे। डाकू कहाँ नहीं होते सर। कीरथर की पहाड़ियाँ मशहूर हैं डाकुओं को पनाहगाह फराहम करने के मामले में। शुमाली और मगरबी कोहिस्तानी सिलसिलों में भी जुराइम पेशा अफराद पनाह लेते हैं। चंजी, लाल सोहानरा, सब जगह डाकुओं की पनाह गाहें हैं। हमारे बड़े बड़े शहरों का क्या हाल है। सरेआम लूटमार मची हुई है। आए दिन बैंकों और बाजारों में डाके पड़ते रहते हैं। डाकू बीच शहर में रहते हैं और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता। फिर इस इलाके में डाकुओं का होना कौन सी अनहोनी बात है। यहाँ तो बड़ी सहूलत है उन्हें। इतना बड़ा जंगल मौजूद है जिसमें वो पनाह ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है उनके इस इलाके में सरगर्म होने की, तो डाकू वहाँ इतने एक्टिव नहीं हैं। यहाँ आम आदमी के पास इतना ज़्यादा मालो दौलत है ही नहीं कि डाकू अपनी जान जोखिम में डालकर किसी गांव देहात पर हमला करें तो रिटर्न में इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। वडेरों के पास दौलत है, लेकिन अव्वल तो वो इतने बेवकूफ़ नहीं कि सब कुछ अपनी हवेलियों में रख कर बैठे रहें कि डाकू आएँ और उन्हें कंगाल कर डालें। दोयम, वडेरों के पास अपनी हिफाजत का माकूल इंतज़ाम है। मुसल्ला और गैर मुसल्ला दोनों तरह के अफराद इनकी हवेलियों की हिफाजत पर मामूर रहते हैं। डाकू उन पर हाथ डालने की कोशिश करें तो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ेगा। अब जहाँ तक दीन मोहम्मद के जहन में आने वाली कहानी का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि ये कहानी इसने इन इक्का दुक्का वाक़यात की बुनियाद पर बनाई है जिनमें डाकुओं की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र आता है। एक दफ़ा एक छोटे ज़मींदार के बेटों की बारात पर इस वक्त हमला हुआ था जब वो लोग दुल्हनें लेकर वापस आ रहे थे। इस मौके पर दोनों दुल्हनों के अलावा दीगर ख़वातीन के ज़ेवरात वगैरह लूट लिए गए थे। मर्दों से भी इनकी नकदी, घड़ियाँ और गले की चेनें वगैरह उतरवा ली गई थीं। पुलिस काफ़ी तहकीकात के बावजूद इस वारदात के मुजरिमों तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकी थी। दूसरा वाक़या एक देहात में पेश आया था। एक देहाती की 9 ब्याहता बीवी को रात के वक्त कुछ लोग ज़बरदस्ती उठाकर ले गए थे। उन्होंने औरत के साथ मिलकर घर का तमाम माल और असबाब भी समेट लिया था और जाते जाते देहाती को जान से मार गए थे। पुलिस ने जब इस मामले की तहकीक की तो मालूम हुआ कि अगवाशुदा औरत के ब्याह से पहले इसके गांव का एक आवारा मिजाज शख्स इस पर फरिफ्ता था। उसने शादी के लिए पैगाम भी भेजा था, लेकिन जाहिर है इसे इनकार कर दिया गया था। घर वालों ने अपनी बेटी की शादी एक मुनासिब जगह कर दी। इस शादी के बाद इसका आशिक गायब हो गया था, लेकिन बाद में उसने अपना इंतकाम इस तरह लिया कि औरत को अगवा कर लिया और उसके शौहर की जान ले ली। वकुआ के चौथे रोज़ ही इस अगवाशुदा औरत की कटी पिटी लाश गांव के बाहर पड़ी मिल गई थी। लेकिन दीन मोहम्मद की बेटी के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कहीं से इसके बारे में कोई खबर नहीं आई है। हालत वाक़यात भी यही बताते हैं कि लड़की खुद अपनी मर्जी से गई है।
इस केस में इंतकाम या लालच दोनों ही नजर नहीं आते। दीन मोहम्मद की किसी से दुश्मनी नहीं और अपनी तरफ से चाहे उसने बेटी का जितना भी अच्छा जहेज जोड़ा हो, लेकिन बहरहाल वो इतना नहीं हो सकता कि उसके लालच में डाकुओं का कोई गिरोह अपनी सरगर्मी दिखाए। एसपी ने शहरयार को मुतमईन करने के लिए जवाब में बड़ी लंबी तकरीर झाड़ दी, जिससे शहरयार कुछ मुतासिर भी हुआ। ओके तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले में ब्रीफ करने का। मैं वाकई दीन मोहम्मद के झूठ को नहीं पकड़ सका था, लेकिन बहरहाल आप इस डाकुओं वाले मामले पर नज़र रखें। अगर हमारी हुदूद में इस तरह के मुजरिम हैं तो हमें इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हम ये कहकर के डाकू सब जगह होते हैं, बरीउज़्ज़म्मा नहीं हो सकते। अब फिक्र मत करें सर, हमारा ज़िला बिल्कुल महफूज है। यहाँ डाकुओं की एक्टिविटीज़ न होने के बराबर हैं। अगर कभी वो एक्टिव हुए तो मेरा महकमा खामोश नहीं बैठेगा। शहरयार की हिदायत के जवाब में एसपी ने इसे यकीन दहानी कराई। आपको चौधरी अशरफ शाह ने अपनी हवेली में याद फरमाया है। अपने दरवाजे पर खड़े शख्स के इस पैगाम ने मास्टर आफ्ताब को हैरत में मुब्तला कर दिया। चौधरी अशरफ शाह चौधरी इफ्तिखार के साले का बेटा और उसका बड़ा दामाद है। ये बात आफ्ताब के इल्म में थी, लेकिन चौधरी इफ्तिखार समेत उसके अहले खाना में से कभी भी किसी ने बराह रास्त इससे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। बराह रास्त तो इसके स्कूल की भी मुखालफत नहीं करते थे। स्कूल को गैर मौसर बनाने के लिए वो दूसरी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते थे, जिनमें से अव्वल स्कूल की इमारत की तोसी में रुकावट डालना और दूसरे अपने मज़ारों के जहन में ये बात बिठाना थी कि स्कूल की तालीम इन लोगों के लिए कतई गैर ज़रूरी है। इन हालात में चौधरी अशरफ की तरफ से बुलावा आने पर आफ्ताब अहमद का जहन सबसे पहले नए एसी को भिजवाई गई अपनी दरख्वास्त की तरफ गया। इसे ख्याल आया कि कहीं किसी जरिए से चौधरी अशरफ को इस दरख्वास्त की इतला मिल गई है और साथ ही उसे ये भी मालूम हो गया है कि नए एसी ने इस दरख्वास्त की मंजूरी का फैसला ले लिया है, इसलिए वो इसे डरा धमकाकर अपनी दरख्वास्त वापस लेने की कोशिश करेगा। वैसे तो इस मामले का ताल्लुक बराह रास्त चौधरी इफ्तिखार से बनता था, लेकिन आफ्ताब के इल्म में था कि आजकल चौधरी अपनी हवेली में पेश आने वाले हादसे की वजह से उलझा हुआ है। दूसरे ये भी मुमकिन था कि वो आफ्ताब अहमद जैसे मामूली स्कूल मास्टर से बराह रास्त बात करना अपनी शान के खिलाफ समझता हो, इसलिए भी उसने अपने दामाद को ये जिम्मेदारी सौंपी हो कि ज़रा इस स्कूल मास्टर का दिमाग तो दुरुस्त कर दो। और दामाद साहब ने दिमाग दुरुस्त करने के लिए उसे अपनी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म भेज डाला हो। किस सोच में पड़ गए मास्टर साहब, मैंने आपसे कुछ अर्ज किया है। चौधरी अशरफ के पयाम्बर ने आफ्ताब अहमद को सोचों में गुम देखकर उसे टोका। नहीं, बस मैं यही सोच रहा था कि आज चौधरी साहब को मेरी याद कैसे आ गई। ये तो आप इनसे मिलेंगे तो ही पता चलेगा, मुलाजिम ने बेनियाजी से जवाब दिया। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा ये बताओ कि किस टाइम पे बुलवाया है चौधरी साहब ने, मुलाजिम ने इत्तेफाक करते हुए आफ्ताब से पूछा। टाइम वेम की कोई बात नहीं, मैं गड्डी लेकर आया हूँ, आपको अभी मेरे साथ चलना है, मुलाजिम ने जवाब दिया। तो आफ्ताब को एहसास हुआ कि मामला यकीनन सीरियस है, वरना चौधरी अशरफ इसे यूं इमरजेंसी में कॉल नहीं करता। अच्छा तुम ठहरो, मैं अभी 5 मिनट में तुम्हारे साथ चलता हूँ, आफ्ताब ने मुलाजिम से कहकर अपने रिहायशी कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। ये दोपहर का वक्त था, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, उसका साथी मास्टर किसी काम से गया हुआ था। यानी सूरत हाल ये थी कि अगर वो चौधरी अशरफ के भेजे हुए कारिंदे के साथ उसकी हवेली चला जाता और वहाँ कोई ऐसा मामला पेश आता जिस पर चौधरी अशरफ बरहम होकर उसे जान से मार देता या कैद में डाल देता, तो किसी को भी इल्म नहीं हो पाता कि मास्टर आफ्ताब अहमद कहाँ चला गया। जहन में गर्दिश करते इन ख्यालात के साथ आफ्ताब अहमद ने तेज़ी से लिबास बदला और फिर कमरे में मौजूद अपनी पोसीदा सी राइटिंग टेबल के करीब आया। राइटिंग टेबल पर इसका वो कॉलम जो चौधरी अशरफ के नुमाइंदे की आमद से कबल वो लिख रहा था अधूरा पड़ा था। आफ्ताब अहमद ने एक सादा कागज़ लेकर इस पर मार्कर से बड़ा मैं चौधरी अशरफ से मिलने इसकी हवेली जा रहा हूँ लिखा और कागज़ को क्लिप बोर्ड में फंसाकर खुद बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब इसे कम से कम ये तसल्ली थी कि अगर वो गायब भी हुआ तो ढूंढने वालों को उसका सुराग तो मिल सकेगा। बाहर चौधरी अशरफ का नुमाइंदा गाड़ी में बैठा मुंतज़िर नज़रों से दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। आफ्ताब अहमद के गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी चला दी। गाड़ी चौधरी अशरफ की रिहाइशगाह की तरफ बढ़ने लगी। चौधरी अशरफ की रिहाइश
चौधरी इफ्तिखार की हवेली से काफ़ी फासले पर थी। पीराबाद की बेशतर ज़मीनें चौधरी इफ्तिखार की मिल्कियत थीं। इन ज़मीनों के साथ ही उसके साले और संधी की ज़मीनें थीं। अपनी ज़मीनों की हदूद में ही उसकी रिहाइशगाह भी थी, जहाँ वो अपने दोनों बेटों अशरफ, अख्तर, इनकी बीवियों और दीगर अहले खाना के साथ रहता था। चौधरी अशरफ का नुमाइंदा मास्टर आफ्ताब को इसी जानिब ले जा रहा था। मंजिल पर पहुंचने के बाद इसे ले जाने वाले ने मास्टर आफ्ताब की आमद की इत्तला अंदर भिजवाई। फौरन ही एक और मुलाजिम इसे अपने साथ अंदर एक बड़े ड्राइंग रूम में ले गया। मुलाजिम के अंदाज में एहतराम था। इसे अपने साथ होने वाले सलूक ने आफ्ताब के इस खदशे को कम कर दिया कि वहाँ इसे दिमाग दुरुस्त करने की नीयत से बुलाया गया है। थोड़ी देर बाद चौधरी अशरफ एक तकरीबन 4 साला बच्चे के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो आफ्ताब के बाकी मानदा खदशात भी ख़त्म हो गए। ये मेरा बेटा मुनव्वर है, बहुत ज़हीन बच्चा है। अल्लाह ने 3 बेटियों के बाद मुझे ये बेटा दिया है, इसलिए इसमें हम सब की जान अटकी रहती है। बच्चे की माँ इसे नज़रों से दूर नहीं करना चाहती, इसलिए ये फैसला किया गया है कि इब्तिदाई चंद साल इसे घर पर ही तालीम दी जाए। मैं चाहता तो इस मकसद के लिए शहर से किसी उस्ताद को बुलवा सकता था, लेकिन सुनने में आया कि तुम भी अच्छे खासे लायक आदमी हो, इसलिए सोचा पहले तुम्हें ही आजमा कर देख लें। कल से बच्चे को पढ़ाने आ जाना, मेरा ड्राइवर तुम्हें लाने और छोड़ने चला जाएगा। अगर हम तुमसे मुतमईन हो गए तो तुम्हारी मुलाजमत पक्की, वरना फिर शहर से किसी दूसरे उस्ताद को बुलवा लेंगे। चौधरी अशरफ ने एक सोफे पर फैल कर बैठते हुए एक ही सांस में सब कुछ कहते हुए आफ्ताब को हुक्म सुना डाला। उसका ये तहकमाना अंदाज आफ्ताब को बहुत बुरा लगा। अव्वल तो वो घरों पर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पसंद नहीं करता था, दूसरे बहैसियत उस्ताद उसकी नज़र में उसका अपना एक मकाम था। इस मकाम और इज्जत को खाते में लाए बगैर चौधरी अशरफ इस पर यूं हुक्म चलाए, इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। गुस्से और जोश की कैफियत में उसके होंठ इस हुक्म पर इनकार करने के लिए खुले, लेकिन फिर अचानक ही उसे होश आ गया। उसे याद आया कि नए एसी शहरियार ने चौधरी इफ्तिखार से बराह रास्त तसादुम के बजाय मुसालिहाना हिकमत अमली से काम लेने की बात की थी। चौधरी अशरफ चौधरी इफ्तिखार का दामाद था, चुनाचे मसलहत पसंदी का तकाजा ये था कि आफ्ताब चौधरी अशरफ को इनकार न करे। चौधरी अशरफ की बात समझ लेने से उसकी हवेली तक रसाई हो जाती। मुमकिन था कि वो चौधरी अशरफ को अपना हम ख्याल बनाने में कामयाब हो जाता, और कुछ नहीं होता तो कम से कम इतना तो होता कि इसे मुनव्वर नाम के इस प्यारे से बच्चे की तालीम और तरबियत का मौका मिल जाता। आफ्ताब अहमद उस्ताद के किरदार की अहमियत से वाकिफ था और जानता था कि वो अपनी कोशिश से इस कच्चे जहन के मासूम बच्चे की सोचों का रुख उस तरफ मोड़ सकता है कि आने वाले वक्त में वो अपने बाप, दादा और नाना की रविश से हटकर चल सके। इस छोटी सी उम्मीद के सहारे उसने इनकार के लफ्ज़ को अपने होठों पर आने न दिया और चौधरी अशरफ से हामी भर ली। वहाँ से फारिग होकर वो ड्राइवर के साथ वापस अपनी रिहाइशगाह पर पहुँचा तो उसका साथी उस्ताद उसका लिखा हुआ कागज़ हाथ में पकड़े हैरान परेशान खड़ा था। ये क्या है आफ्ताब? आफ्ताब अहमद को देखते हुए उसने सवाल किया। कुछ नहीं, मैं खामखा वहम का शिकार हो गया था। आफ्ताब अहमद ने उसके हाथ से कागज़ लिया और तोड़ मड़ोड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंकने के बाद हंसने लगा। अच्छा, वहम था? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर तुम इस वक्त नहीं आते तो मैं थोड़ी देर में कहीं मदद मांगने निकल खड़ा होता। उसका साथी खफा हुआ। जाने दो यार, क्या करूं? मैं भी तो एक आम सा आदमी हूँ, इसलिए कभी कभी डर जाता हूँ। आफ्ताब ने उसका शाना थपथपाया और अपनी कुर्सी पर बैठकर कलम संभाल लिया। इसे अपना अधूरा कॉलम आज ही मुकम्मल करना था। चौधरी साहब, सनोवर के दिन करीब आ रहे हैं, लाहौर वाली कोठी में इसके रहने का बंदोबस्त करवा दें। चौधरी इफ्तिखार को फारिग देखकर बड़ी चौधराइन इसके पास चली आई और मुद्दा बयान किया। चौधरी इफ्तिखार के ख़ानदान में रिवाज था कि जिस औरत की डिलीवरी के दिन करीब आते उसे लाहौर में वाक़ई चौधरी इफ्तिखार की कोठी में मुंतकिल कर दिया जाता, ताकि बर वक्त अस्पताल पहुंचकर तिब्बी सहूलतों से फैज़याब हो सके। इस तरह हवेली के मकीनों को किसी किस्म के नुकसान का एहतमाल नहीं होता था। अपने लिए ये बंदोबस्त करने के बाद वो लोग इस फ़र्ज़ से गाफिल हो गए थे कि गांव में मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। स्कूल की तरह अस्पताल की तामीर में भी किसी को दिलचस्पी नहीं थी। गवर्नमेंट की तरफ से बरसों पहले एक छोटी सी डिस्पेंसरी कायम की गई थी, लेकिन इस डिस्पेंसरी में नज़ले ज़ुकाम की चंद गोलियों के सिवा कुछ नहीं मिलता था। कई सालों से किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने इस डिस्पेंसरी में कदम नहीं रखा था।
एक कंपाउंडर था जो अपनी सूझबूझ के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर लोगों को दवाएं दे देता था। कुछ गांव के लोगों में डॉक्टरी इलाज के लिए इतनी ज़्यादा पसंदीदगी थी भी नहीं। डॉक्टर के मुकाबले में वो हकीम से इलाज करवाना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन बास नाजुक मामलात में डिस्पेंसरी का कंपाउंडर, गांव का मकबूल हकीम दोनों ही कोई मदद नहीं कर पाते थे। खुसूसन औरतों के केसेस में गांव में मौजूद 2 अदद दाइयाँ ही सारे मामला संभालती थीं। लेकिन जहां मामला ऐसा होता कि ऑपरेशन ज़रूरी होता, वहां ये दवाइयाँ बेबस हो जातीं और अंजाम औरत की बेकस और दर्दनाक मौत पर होता, जिसे इनके वुर्सत तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर लेते। गांव की तकदीर बदलना जिन लोगों के हाथों में थी, वो इस सिलसिले में कुछ करना ही नहीं चाहते थे। इनके लिए यही काफ़ी था कि इनके घर की औरतें और इनकी होने वाली औलादें महफूज हैं। गांव ज़रूरी सहूलियात से आरी था तो क्या था, वो खुद अपने लिए तो हर तरह की सहूलत हासिल करने पर कादिर थे। जैसे इस वक्त बड़ी चौधराइन ने सनोवर के सिलसिले में बात की थी। ठीक है, मैं कोठी फ़ोन कर दूंगा, वहाँ मुलाजिम सारा बंदोबस्त कर देंगे। यहाँ से कौन जाएगा सनोवर के साथ? अभी तो मैं रानी और उसकी माँ को भिजवा रही हूँ। दोनों माँ बेटियाँ बड़ी खिदमतगुजार हैं, सनोवर का अच्छी तरह ख्याल रखेंगी। मैं और नाहिद एक आध दिन पहले चले जाएंगे। यहाँ हवेली छोड़कर ज़्यादा दिन तक बाहर भी तो नहीं रहा जा सकता। इन कमी कमीनों के सर पर सवार ना रहो तो रफड़ा डाल देते हैं, ज़रा से दिनों में ही, बड़ी चौधराइन ने जवाब दिया। अच्छी बात है। तुम लोगों को वाकई आंखें खुली रखनी चाहिए। उस वाली रात देखा नहीं था कि ज़रा सी बेखबरी ने कितनी तबाही मचा दी। मुझे इल्म होता कि वो लड़का इस खसलत का है तो नौकरों को मना कर देता कि इसे शराब वगैरह ना पहुंचाएं। ज़रा सी बात थी, लेकिन इसकी वजह से अच्छी खासी मुश्किल पड़ गई। चौधरी इफ्तिखार को रह रह कर हवेली में होने वाला हादसा याद आता था। बस जी चौधरी साहब, इस दिन किसी की नज़र ही लग गई हवेली को। सारे काम इतने अच्छे तरीके से हुए थे कि हासिदों को उंगली उठाने का मौका न मिल सका। इनका ये हसद ही खा गया मोती वाले के बेटे को। बल्कि मुझे तो डर है कि कहीं किसी ने जानबूझकर आपको मुश्किल में डालने के लिए ही तो इस लड़के के कमरे में आग नहीं लगवा दी। कुछ मालूम थोड़ी होता है किसी का, सज्जन बनकर पेट में छुरा घोंप देते हैं लोग। चौधरी की बात सुनकर बड़ी चौधराइन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मुंह बंद रखो बेवकूफ़ औरत, अभी तक जो बात कहने की किसी की हिम्मत नहीं हुई वो तुम लोगों के जहनों में डाल दोगी।